स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार ने आज 180 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। किसी भी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में आधा साल मूल्यांकन के लिए काफी कम होता है, फिर भी सरकार के इरादे तो पता चल ही जाते हैं। डॉक्टर मोहन ने अब तक के कार्यकाल में साफ किया है कि सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे सही स्वरूप में धरातल पर उतारना विभागों का लक्ष्य होगा। कांग्रेस ने इस सरकार के कार्यकाल को कर्ज, क्राइम और करप्शन का काल बताया है। विपक्ष की माने तो इनका प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में कोई ध्यान नहीं है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए इसी से संबंधित हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे कर लिए हैं। किसी भी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को 5 साल की बानगी कहा जा सकता है। हालांकि उनकी तेज शुरुआत लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण कुछ मध्यम पड़ गई, लेकिन फिर भी इन 6 महीनों में डॉक्टर मोहन यादव ने खुद को कर्मठ, प्रभावी और जननेता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने 6 महीने के कार्यकाल पर डॉक्टर मोहन यादव खुद भी संतुष्ट दिखाई दिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 माह हमारी सरकार के गठन के बाद, खासकर 3 माह में कुछ निर्णय किए थे। 3 माह आप सबकी जानकारी में है, आचार संहिता के दरमियान चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित दायरे के अंदर जो शासन की व्यवस्था हो सकती है, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव कराना, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैं आपका भी आभार मानता हूं, सभी इससे जुड़े हुए पक्षों का भी मानता हूं और विपक्षी दल के लोगों का भी मानता हूं कि सबके साथ मिलकर के चारों चरण के चुनाव में किसी भी जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे हमारा ये लोकतंत्र का पावन पर्व कहीं कलंकित हो। मुझे इस बात का संतोष है। इन 6 महीनों में डॉक्टर मोहन यादव ने ये बताने की कोशिश की कि जनहितैषी गतिविधियां उनकी प्राथमिकता में हैं। 6 महीने के कार्यकाल के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को लगातार फील्ड के दौरे करने के निर्देश दिए ताकि सरकार राजधानी तक न सिमट कर रह जाए। हालांकि विपक्ष डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 6 माह को कर्ज, क्राइम और करप्शन का कार्यकाल बता रहा है। इस 100 दिन में क्राइम कितना बढ़ा? 160 दिन में अद्भुत और अकल्पनीय। देश में नंबर 1 है हम, देश में नंबर 1 है हम जो क्राइम है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, शायद कोई घटना हो रही हो, हम महिलाओं पर अत्याचार और उन पर होने वाले अनाचार में नंबर 1 है। आपने जिस तरीके का प्रदेश बनाया जिसमें करप्शन पर्याय बन गया, सरकार करप्शन और सरकार एक दूसरे के चोली दामन का साथ बन गई, तो मैं मानता हूं कि 160 दिन में ये सरकार ने इसका चेहरा बता दिया है। अभी तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने गति पकड़ी है। शुरुआती 6 महीने को डॉक्टर यादव की कार्यशैली की पहचान माना जा सकता है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा अब होगी जब विपक्ष अपने तीखे तेवरों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। जनता की उम्मीदें और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ मोदी की गारंटियों को भी अमल में लाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। डॉक्टर मोहन का 180 दिनों का सम्मोहन, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्पर्श जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, डॉक्टर मोहन सरकार की 180 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानते हैं पार्टी की रही, सरकार की रही, और क्या जनता से किए गए वादे पूरे करने की दिशा में सरकार के कदम बढ़े हैं? सभी को देखिए, कुछ संक्षिप्त में आंकड़ों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं और क्या हमारी सरकार ने किया है। देखिए, लाडली बहनों के खाते में हमने लगभग 10,000 करोड़ रुपए डाले हैं। 75,000 लाडली बालिकाओं के खाते में 24 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। सीहोर के आष्टा में 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, हजारों को मिलेगा रोजगार। केन बेतवा लिंक के लिए 24,290 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई है।
7 लाख युवाओं को 7,000 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। और MSP जिसका विषय हमेशा कांग्रेस पार्टी उठाती आई है, उनको ये बता दूं मैं कि किसानों से हमने 50,000 लगभग 50,000 मेट्रिक टन गेहूं MSP पर खरीदा है। उसके अलावा हमने 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1,800 करोड़ रुपए डाले हैं। 6 महीने में प्रदेश में लगभग 19,000 करोड़ का राजस्व सरकार ने हासिल किया है। GST की जो हमने वसूली की है वो 36% अधिक हो गई है इस साल। उज्ज्वला योजना के तहत 118 करोड़ की राशि दी गई है। तो ये कुछ संक्षिप्त बिंदु थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सरकार ने की है। देखिए, हम कुछ बिंदुओं की जब बात करते हैं, वंदना जी, इन उपलब्धियों पर आगे आपसे बात करेंगे। आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। स्पर्श जी का रुख कर लेता हूं। स्पर्श जी, सरकार तो इन 180 दिनों को उपलब्धियों के तौर पर बता रही है, लेकिन कांग्रेस क्यों कह रही है कि इन 180 दिनों में प्रदेश में कर्ज, क्राइम और करप्शन का ग्राफ बढ़ा है? मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है जी। तो 180 दिन में जैसा मोहन यादव जी कह रहे थे कि आचार संहिता के अलावा मोहन यादव जी की सरकार ने 180 दिन में अपने जो पुराने वादों में सबसे पहला जो वादा तोड़ा, लाडली बहन को 3,000 देने का। लाडली बहनों के दम पर आप सरकार में आए थे और 3,000 रुपए अभी तक गायब हैं। 2 लाख से ज्यादा बहनें दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा 25,000 रुपए जो लैपटॉप राशि वितरण करना था वो भी अभी तक नहीं दी गई है। 450 रुपए का सिलेंडर मैं अपने आसपास भी पूछती हूँ, इमीडिएट भी पूछती हूँ, और तमाम तबके में आप कहीं भी पूछिए, मैक्सिमम आपको 450 का सिलेंडर कहीं नहीं दिखाई देगा। आपने मोदी जी की गारंटी, जो कि अब लापता हो गई है क्योंकि एनडीए सरकार बन गई है, तो मोदी की गारंटी के नाम पर जो सब जगह कहा था, उसमें एक और धोखा आपने जोड़ा, किसानों के साथ धोखा। 2700 रुपए प्रति क्विंटल आपने गेहूं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल आपने धान की बातें की, और आज अभी आपने कल परसों सभी ने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि आटा 7% महंगा होने जा रहा है। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार पाता हमारा मध्य प्रदेश का। दुर्भाग्य से ये कमी रही कि 23 लाख टन से ज्यादा जो गेहूं है कम खरीदी हुई है पिछले 1 साल। तो सवाल यह उठता है कि जो हमारे अभी कृषि मंत्री भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये सवाल माननीय मोहन यादव जी को खुद से पूछना चाहिए, और विपक्ष होने के नाते हमारा काम था, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। इसके अलावा आप 400 पार कहा करते थे, अब 200 पार अरहर हो गई है, तो महंगाई की जो बातें हैं। इसके अलावा आज ही का भोपाल का प्रदर्शन का रुख कर लेते हैं। वर्ग 1 की भर्ती, लाडली, वहां पर लाडली बहनें रो रही हैं 9 महीनों के बच्चों को लेकर कि मेरी वेटिंग में 90 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी मेरा वेटिंग क्लियर नहीं हो रहा है। इसके अलावा प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी 2020 का, उसमें ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं, और जो वेरिफिकेशन के बाद जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे तमाम बातें हैं। 3 लाख से ज्यादा पद जो खाली थे उनकी भर्तियां हम कब करेंगे? नर्सिंग घोटाला तो एक बड़े लेवल पे चल ही रहा है, उस पर बात करेंगे तो एक पूरा डिबेट चला जाएगा। तो आप अगर सुशासन की बात करते हैं, आप अगर सुशासन की बात करते हैं, तो आपका सुशासन आम आदमी को इतना कष्ट दे रहा है, वो आपको कैसे दिखाई नहीं देता? ठीक है, इस पर जवाब लेंगे वंदना जी से, लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरिया जी का फिलहाल रुख करना चाहूंगा। भूपेंद्र जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या इन 6 महीनों में सरकार ने कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और क्या वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार बढ़ी है? देखिए, जी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है भूपेंद्र जी, आपकी बात जारी रखें। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी। तो क्या है कि मोहन यादव ऐसी परिस्थितियों में नेता मुख्यमंत्री बने यहाँ के, और यहाँ के अगुवाई मुख्यमंत्री बने कि जहां पे लोकसभा चुनाव आगे थे, उनको एक स्ट्रेटेजी के रूप में बनाया गया, और उस स्ट्रेटेजी को उन्होंने बाकायदा कायम रखने की कोशिश करी है, और उसके लिए सतत प्रयास किए हैं। देखिए, उन्होंने सबसे अच्छी चीज हर को मंत्रिमंडल की बैठक था, एक बहुत अच्छा चीज है कि इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ निर्णय होते हैं वो जनता के लिए होते हैं। दूसरी बात, उन्होंने जब जैसे ही आए थे तो उन्होंने मास्क और उसके लिए प्रतिबंध लगाना, जो उन्होंने ऐसी चीजें की थी जो प्रशासन के लिए की गई थी, लेकिन उनका जो समन्वय जो जाना चाहिए वो जिस तरह से गया, अभी जैसे कांग्रेस की कह रही थी कि 3,000 रुपए, 450 रुपए का सिलेंडर, 2700 का गेहूं और 100, ये तो
2100-2700 को तो उन्होंने कहा था, लेकिन उनको अमली जाना नहीं पहना पाए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उनके पास अभी बजट की भी हर महीने उनको लगभग 7,000 करोड़ रुपए लोन लेना पड़ता है, जिससे वो योजनाएं उनके लिए करना। लेकिन एक चीज उनमें दिख रही है, वो संगठन के साथ है और वो क्रियान्वयन करने के लिए तत्पर, क्योंकि उनके पास जो आइडियल रूप में मंत्री है आदित्य जी है और जो उनके और आसपास के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके तहत वो तुरंत कार्रवाई करना चाहते हैं, जिससे एक्शन प्लान हो। लेकिन लाइन ऑफ ऑर्डर एक समस्या है जी। मातृशक्ति के जो रेप के केसेस हो रहे हैं वो भी एक समस्या है उन पर, लेकिन वो समस्या सारे लोग मिलके ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं है कि सरकार के पास कोई जाति पड़ी है कि करे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन समस्याओं को करे। बेरोजगारी भी एक समस्या है। दूसरी बात, अभी नए रोजगार देना है, लेकिन उन्होंने अभी कैबिनेट में कुछ रोजगार पद सृजित किए हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन भी जारी करने वाले हैं। लेकिन आशा रखी जा सकती है, लेकिन विपक्ष को भी भेजना चाहिए, इनके लिए व्यवस्था करना चाहिए कि उन्हें अपने घोषणा पत्र के साथ महंगाई की सीमा को कंट्रोल करना चाहिए, जो अपने वादे किए उन्होंने। चलिए, तो महंगाई की सीमा को कंट्रोल करना चाहिए वंदना जी, और घोषणा पत्र के वादे पूरे करने चाहिए, जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। आप उपलब्धियों की सरकार बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार के प्रदर्शन में सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन का ग्राफ बढ़ा है। जी, क्योंकि देखिए, अगर कोई भी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कहेंगे 6 महीने हुए मांगे लगते हैं नारद जी मुख्यमंत्री बनकर, 6 महीने में अगर 3 महीने आचार संहिता में हो जाए और बाकी के जो 3 महीने उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर अगर वो मीडिया के सामने साक्षात्कार कर रहा है, मीडिया के सामने प्रस्तुत हो रहा है और बता रहा है, अगर उसमें इतना आत्मविश्वास है, उसका मतलब कार्य कर रहे हैं वो। और अगर जो कार्य कर रहे हैं, 3 महीने में उपलब्धियां बता पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आगे चल के तो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने की राह में जो कितना स्पीड और गति के साथ कार्य करेंगे। दूसरी चीज ये कि हमने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब से आए हैं, निरंतर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसके बावजूद उन्होंने सामाजिक उत्थान के भी कार्य किए। अब से देखा उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान, क्योंकि वो तालाब बावड़ियों को गहरा करने का अभियान है, वो शुरू किया। कहीं न कहीं पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें भी जल के स्रोत है उनके आसपास पेड़ भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा इस वर्ष को हमने गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का प्रण लिया है। हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी गौएं हैं उनको पानी मिले, उन्हें दाना, खली, चूनी, जो भी भूसा होता है वो सब चीजें समय पर मिले। जो रोड पर घूमती रहती हैं उनके लिए तिरपाल लगाकर बरसात में रहने, उनकी दवाई की व्यवस्था, ये सब चीजों का संकल्प हुए, उनके सामाजिक उत्थान के कार्य है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि क्षिप्रा नदी में ही इस बार जो स्नान होगा वो क्षिप्रा नदी में ही होगा। तो इसका मतलब क्षिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, एक बेतवा लिंक परियोजना के लिए जो उन्होंने लगभग 24,500 करोड़ रुपए दिए हैं, आप उसको देखिएगा कि किस प्रकार से बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। अगर राशि आवंटित हुई है उसका मतलब प्रोजेक्ट बन चुका है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, वो है सुशासन। सुशासन और गुड गवर्नेंस की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कही है और मोदी जी की गारंटीज में एक मुख्य बिंदु रहा है। तो प्रशासन को लेकर आपने देखा कितनी प्रतिबद्ध रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो हल्दा की घटना हो, चाहे वो भू माफिया पर एक दिन में 300 कार्यवाही करना हो, रेत माफियाओं पर, खनन माफियाओं पर 300 कार्यवाही करना हो, चाहे उसके अलावा बाकी के जो शिक्षा माफिया है इन सब पर कार्रवाई करना, उन सब चीजों पर, सब बिंदुओं पर वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आईजी, कलेक्टर सबकी वर्चुअल बैठक लेकर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब चुनाव हो चुका है, आचार संहिता खत्म हो चुकी है, अब सबको काम में लगना है, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन। उन्होंने मंत्रियों की भी बैठक की, सारे माननीय गणमान्य मंत्रियों से ये बोला गया गारंटी में से आपके मंत्रालय से जो रिलेटेड गारंटी है आपने निकालिए
उनके लिए रोड मैप तैयार करिए। चलिए, तो अधिकारियों को निर्देशित किया है, सुशासन की प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़ी है, बीजेपी ये बता रही है। लेकिन स्पर्श जी, वर्तमान में सरकार का जो कामकाज है उसमें क्या कमियां आप देखते हैं बतौर विपक्ष, और उन्हें दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास करने की जरूरत मानते हैं? मुझे लगता है जो वंदना जी कह रही हैं, अच्छा होता अगर वो जमीनी रूप में दिखाई देता। तो मैं कुछ प्रमुख घटनाएं जो हमारे नजर में आती हैं उनकी बात करूंगी। मैं महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों की बात करूंगी। हमारे मध्य प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ये हम नंबर 1 पे हम इसी क्षेत्र में बहुत रहे हैं। सागर की हाल की घटना हो जो दलित परिवार के साथ हुआ और उसको लेकर जो ढीलापन है। आप जोबट की घटना में जब कांग्रेस ने जो उस 11 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई आवाज उठाई, तो आपने पॉक्सको कांग्रेस के लोगों पे ही लगा दिया बजाय एक्शन लेने की, क्योंकि वो जो अभी वर्तमान लोकसभा सांसद हैं और जो समय जो वन मंत्री की कोई रिलेटिव थे। तो आप खुद सोचिए, ऐसे तमाम में भोपाल की घटना में एफआईआर करने में इतना समय लिया गया जब बहुत हल्ला मचा। तो ये तो कुछ घटनाएं, इसके अलावा तमाम घटनाएं हमारे मध्य प्रदेश में होती रहती हैं। दलित और आदिवासी वर्ग के साथ, स्पेशली महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उस पर ध्यान में अगर जब राजनीतिक एंगल आ जाता है तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सीधी सी बात है कि आप क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अगर ये बातें कह रहे हैं तो आप निष्पक्ष रूप से अगर जमीन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आपकी बातें बेमानी है, ये मैं कहूंगी। अभी एक और उदाहरण ले लेते हैं। विश्वास सारंग जी वर्तमान में मंत्री हैं, पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। नर्सिंग घोटाले में आप जानते हैं कि ये घोटाला आज का तो है नहीं, ये 3-4 साल से इसकी कहानी चल रही है। तो कौन जिम्मेदार होना चाहिए? कायदे से अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में उन्हें एक तरफ होना चाहिए, उन्हें कायदे से इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन सवाल यही होता है कि जब कोई सत्ता में होता है तो उसके 100 खून माफ हो जाते हैं, तो आप सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं। मैं भी जो बात कर रही थी गेहूं के संदर्भ में जी, तो अगर आप 3 महीने में आपने कहा कि माननीय यादव जी के पास समय कम था, तो आप मंशा तो जाहिर कीजिए। आपने मंशा जाहिर नहीं की, इसलिए जो किसान है वो मजबूर हो गए मुनाफे वाला बाजार है उसमें अपनी बिक्री करने के लिए। तो आप जो कर्जा ले रहे हैं, अगर वो कर्जा दिखाई नहीं दे रहा आपके वादे पूरे करने में, तो फिर सवाल उठना जायज बात है। जवाब दीजिए वंदना जी, सिर्फ बातें होती है लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता और निष्पक्ष तौर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ना कभी संतुष्ट न संतुष्ट होगी, और अगर कांग्रेस पार्टी के पास इतने बिंदु हैं, इतनी चीजें हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज मध्य प्रदेश की जनता ने शून्य पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया है आपको, और भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद क्यों दे रही है। तो देखिए, जनता ही जनार्दन है, जनता ही हमारी दिलता है, जनता ही हमारी भगवान है। उसने ही तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी ही सही है मध्य प्रदेश के लिए, और उसने ही भगवामय किया है मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश की सरकार अगर कार्य कर रही होगी और 29 की 29 सीटें अगर हमने जीती है, तो कहीं न कहीं उसमें हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सबसे बड़े शुभंकर के रूप में आए हैं। उनके शुभ चरणों के कारण हमने छिंदवाड़ा फतह किया। वो छिंदवाड़ा जिसे ये कांग्रेस पार्टी अपना अभियोग किला, अपना अभियोग या ये कह लीजिए कि कमलनाथ जी की बकौती समझती थी, तो मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। जनता बार बार जवाब दे रही है, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप पे जो लगी हुई है, उसकी बजाय अगर एक स्वच्छ और स्वस्थ विपक्ष के रूप में अच्छी जो सभाएं है वो सरकार को दे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे बढ़कर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की राह में कार्य करे, तो ज्यादा बेहतर होगा और अगली बार शायद जनता इन्हें चुनेगी। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, कांग्रेस के ये आरोप, कर्ज, करप्शन और क्राइम का ग्राफ बढ़ना मध्य प्रदेश में, धरातल पर क्या ऐसी स्थिति आप देखते हैं, और सरकार को आगामी समय में किन क्षेत्रों में और अधिक हिस्सेदारी करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत आप महसूस करते हैं? देखिए, आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बेसिक नीड है। अधिकांश लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं जिनमें रेवेन्यू संबंधी, राजस्व संबंधी कुछ कार्य होते हैं। बाकी लार्ज मैटर से आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पॉलिसी जो बनाई जाती है वो उनसे प्रभावित। देखिए, मोहन यादव का कद एकदम से बहुत बड़ा बढ़ गया है। देखिए, उनका कद राजनीतिक रूप से भी बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में तो उस जाति का नेता करके और राज्यों में
प्रदेश, बिहार, वहां पे उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा और इस राज्य से एक नया कीर्तिमान स्थापित जी को लेके अब बीजेपी की उनका संगठन के रूप से वो मजबूत हुए हैं और उनके अंदर अभी इस समय काफी कुछ ऊर्जा भी होगी और निश्चित रूप से आगे का उनका भविष्य भी अच्छा होगा। अब रही बात, सबसे महत्वपूर्ण ये रहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करना, रोजगार देना, शिक्षा के नए आयाम तैयार, 3 विश्वविद्यालय बनाए, उनके लिए स्थापना के लिए अब क्या क्रियान्वयन करते हैं, आगे पद सृजित करना, उनके आगे की योजना बनाना, शिक्षा सस्ती मिले, स्वास्थ्य मिले, तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने एम्बुलेंस योजना शुरू। अब देखिए योजनाएं बहुत क्रियान्वयन जी तक जनता। भूपेंद्र जी, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच में। और यही अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी जी, जी आप बात रखें जी। सत्ता के बीच में सबसे योजनाओं को क्रियान्वयन करके सत्ता तक पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और ये चीज, और ये विपक्ष का भी बहुत बड़ा क्या होता है कि जिम्मेदारी के लिए उनको आग्रह करें और उनसे कहें कि ये कहानी उनमें है और ये चीज सत्ता के रूप में उनको रखनी चाहिए और वो उनको विपक्ष के रूप में। लेकिन अब शिक्षा, स्वास्थ्य और क्राइम तो जो सूचनाएं आती हैं वो निश्चित रूप से बड़ी ही हैरानी वाली हैं और उनके बारे में कंट्रोल नहीं हो रहा। ये बिल्कुल बात और ये मानता कि सरकार ज्यादा खड़ी है और लेकिन सामाजिक और आवश्यकता काफी मोटिवेशन काम होने चाहिए के तहत उनकी किस्मत में हो और लोगों में नैतिकता और मौलिकता का संदेश जाए और जिससे ये ऐसे जिनको हम चर्चा नहीं कर सकते ऐसे अपराधों के बीच में किसान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, पेंशन और रोजगार से बात महत्वपूर्ण चीजें सरकार को करना चाहिए, पर कंट्रोल करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जो आगे के जो प्रति व्यक्ति की खर्चा बढ़ा रहा है उससे भी उनका आधारभूत ढांचे पे भी कंट्रोलिंग करनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार करेगी और उसका क्रियान्वयन है और तो अपन समय समय पे इसका रिपोर्ट कार्ड पे चर्चा करेंगे और अपन उनको कदम ला के खड़े करेंगे। बिल्कुल, कोशिश यही होनी चाहिए कि प्रदेश का विकास हो, जनहित के काम हो, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन स्थिति यही होनी चाहिए कि पक्ष विपक्ष साथ मिलकर एक नतीजे पर आए और प्रदेश की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है इस पर कदम उठाए जाएं। बहरहाल, अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।